आज हम लोग गॉस प्रमेय के विषय में समझेंगे, लेकिन गॉस प्रमेय को समझने के पहले ये समझ लिया जाए कि वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या होती है। तो आप जानते हैं, पीछे पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र को ग्राफी विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत क्षेत्र को ग्राफी विधि द्वारा वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है और उसी बल रेखाओं को ही वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। यहां तक कि उसी को ही वैद्युत फ्लक्स रेखा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, या उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन भी कहते हैं। अब तो आप समझ गए कि तीनों एक ही है। और कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई पृष्ठ है और उसे लंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही है या जितनी फ्लक्स जितनी फ्लक्स लाइन उसे पास कर रही है, उन गुजरने वाली संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अभी फाई होता क्या गणितीय रूप में, तो इसको समझा जाए कि आपका कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लें ds। अब इस ds यहाँ का एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना है? उसकी तीव्रता E है। तो आप जानते हैं कि छोटे क्षेत्रफल को सदिश रूप में भी व्यक्त करते हैं। ऐसा कुछ जिसको ds वेक्टर से व्यक्त कर दिया जाए तो E वेक्टर और ds वेक्टर का जो अदिश गुणनफल होता है उसी को ही वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। तो ये d फाई बराबर क्या होगा? छोटा क्षेत्रफल लिया गया इसलिए d फाई लिख रहे हैं, तो d फाई बराबर E डॉट ds होगा। आप जानते हैं कि ds छोटा सदिश क्षेत्रफल है, तो इसको जैसे ab वेक्टर को आप ab और उस दिशा में एकांश से ले लेते हैं, उसी प्रकार आपको ds वेक्टर को आप ds उसका अदिश परिमाण और उसके एकांश n कैप से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है जान जाइए उसका एकांश सदिश उस तल के लंबवत होता है, इसलिए इसको n से प्रदर्शित कर देते हैं। इस प्रकार आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट n कैप और इंटू ds भी लिख सकते हैं। लेकिन ये भी आप जानते होंगे कि a डॉट b बराबर क्या होता है? ab cos थीटा होता है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा। तो ये आपको d फाई का मान कितना हुआ? E ds cos थीटा हुआ। यानी या तो ये कहे कि वैद्युत क्षेत्र और उसके दिशा में क्षेत्रफल का घटक है, उस दिशा में E की दिशा में क्षेत्रफल का घटक का गुणनफल, या क्षेत्रफल कोई आपका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र के घटक का गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आप समझिए कि अगर कोई क्षेत्र है और क्षेत्र आपको माने क्षेत्र ऐसा है कि उससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत पास कर रही है, यानी कुल मिलाकर जब ये लंबवत पास कर रही है वैद्युत बल रेखाएं, तो क्या होगा? उस दिशा में इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी यही हो जाएगी, ds ये n कैप की दिशा यही हो जाएगी और E की भी दिशा भी यही होगी। उस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्थिति कि वैद्युत क्षेत्र इधर से और क्षेत्रफल वेक्टर माने आपको ऐसे तल है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा, n कैप ऐसे हो जाएगा क्योंकि तल के लंबवत होता है। तो उस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा? आपका 90 अंश हो जाएगा। और उस स्थिति में आपका जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो d फाई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस समय d फाई क्या होगी? E ds के बराबर होगी। लेकिन थर्ड केस जिसको यहाँ समझना है कि अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसे करके दिया गया हो और यहां से बल रेखाएं ऐसे पास कर रही है आपका, तो ऐसे बल रेखाएं पास कर रही है, तो आपको उस स्थिति में इस E के दिशा में या तो क्षेत्रफल का लंबवत घटक ले लें, ऐसे करके इसके दिशा में ले लें घटक ये, यानी इस दोनों के बीच जो इसकी रेखा है उसके बीच का कोण क्या हो? थीटा हो। तो यही क्या हो जाएगा? ds cos थीटा होगा और इसका E के साथ प्राइवेट कर देते हैं तो d फाई निकलता है। यानी d फाई बराबर क्या होता है?
ds cos थीटा। अब या ये समझिए कि इस दिशा में अगर आपका ds का n कैप है और इधर आपका e है आपका, तो इस दिशा में से घटक ले लें का, तो उस स्थिति में आपका ये कोण अगर आपका थीटा है तो इस दिशा में घटक लें तो दोनों बातें कही है कि डी फाई क्या हो जाएगा e, यानी कुल मिलाकर के ds को e की दिशा में कंपोनेंट कर दे या e को ds दिशा में उसे घटक ले ले और दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, ये वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। मैथमेटिकल रूप से इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आप समझ गए कि डी फाई बराबर क्या होगा, इसको E डॉट ds लिखें या E n कैप इंटू ds ऐसे करके लिखा जाता है। अब ये छोटे क्षेत्रफल से है, अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तब उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो बड़ा होगा तब क्या करेंगे कि इसको छोटे क्षेत्रफल को जोड़ जोड़ करके उसी को समाकलन कहते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन किसके तहत इंटीग्रेट करना है, यहाँ सरफेस क्षेत्रफल के तहत समाकलन करना, क्षेत्रफल को जोड़ना है, इसलिए यहाँ क्षेत्र आपको सरफेस इंटीग्रल होगा जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर वो क्षेत्रफल बंद है, पृष्ठ बंद है, तो यहाँ पर क्लोज के लिए यानी बंद पृष्ठ के लिए सिंबल लगा देंगे, इसका मान तो फाई होगा। इस प्रकार आपको किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ आप यही समझे कि वैद्युत फ्लक्स को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। और हाँ, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो आपका ई का मात्रक क्या होता है, एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी हो जाएगा। और आपका ई का बीमा क्या होगी, तो ई की बीमा एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है, तो इसकी बीमा हो जाएगी, फ्लक्स की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल पर 3 टी पर -3 ए पर -1, यह इसकी बीमा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका एक और भी इसका मात्रक होता है क्या, न्यूटन। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, जिसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा या वोल्ट इंटू मीटर होगा। बीमा क्या हो जाएगी, एम एल पर 3 टी पर -3 ए पर -1 होगा। तो फ्लक्स के विषय में आप समझ लें कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। हाँ, एक चीज यहाँ और भी थोड़ा सा समझा दें कि यदि मान लेते हैं कि ये गोलाकार है, इससे अंदर फ्लक्स निकल रही है, तो हमेशा चूंकि वो फ्लक्स ई की दिशा में निकले और क्षेत्रफल भी छोटा क्षेत्रफल लेंगे, तो ये इसकी दिशा भी यही होगी, यानी इस समय थीटा का मान 0 होगा। यानी तो इस ध्यान रखिएगा, अगर ये ऐसे करके होगा और फ्लक्स इसकी एंट्रिंग कर रही है, बाहर से लंबवती प्रवेश कर रही है, तो उस समय थीटा का मान 180 अंश लेंगे, यानी फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, डी फाई का मान ई ds होगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ डी फाई का मान क्या होगा, ई ds होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, कब तो कोई अनियमित क्षेत्रफल है और इस स्थिति में अगर फ्लक्स अंदर से बाहर निकल रही है तो किसी तल पर एक कोण पर निकलेगी, और उस समय क्या यूज करेंगे, ई ds cos थीटा लेंगे। थीटा उसमें देखना होगा कि ई और ds के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, उसके आधार पर गणना करेंगे। तो हमें वैद्युत फ्लक्स के विषय में समझ लिए। अब हमें उम्मीद है कि अब गॉस प्रमेय को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग को गॉस प्रमेय समझना है, तो ये समझिए कि यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ लें तो उसे ही गॉस पृष्ठ या गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब गॉस का प्रमेय इस बंद पृष्ठ, क्लोज आपका पृष्ठ है, इससे आबद्ध वैद्युत फ्लक्स एवं इसमें परिवर्तित संपूर्ण आवेश में संबंध स्थापित करता है। यानी गॉसियन पृष्ठ क्या करता है, तो किसी भी बंद वो काल्पनिक पृष्ठ है या क्लोज सरफेस है, तो उस पृष्ठ से आबद्ध वैद्युत फ्लक्स एवं उसमें उपस्थित
संपूर्ण आवेश के बीच संबंध स्थापित करता है। अब ये प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है यदि पृष्ठ क्या हो, निर्वात में उपस्थित हो। आपका निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही चीज आपका यानी समान रूप से लिखा जाए तो फाई बराबर क्या होगा आपका 1/ε0 इंटू ये सिग्मा क्यू के मतलब उसमें उपस्थित संपूर्ण आवेश। अगर उसमें केवल आवेश क्यू ही प्रेजेंट हो तो उसे आपका केवल क्यू ही लिखेंगे, Q/ε0 लिख सकते हैं। इस प्रकार स्टेटमेंट क्या होगा आपका गॉस प्रमेय का कि किसी बंद पृष्ठ से आबद्ध संपूर्ण फ्लक्स उसमें उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब अगर निर्वात में रखते हैं तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू कर दें। अगर माध्यम में रखेंगे तो फाई बराबर 1/ε0 के इंटू सिग्मा क्यू होगा। लेकिन फाई को मैथमेटिकल रूप से प्रदर्शित करते हैं। फाई को प्रदर्शित करने के लिए पीछे बताया थे वैद्युत फ्लक्स में इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल E.ds लिखते हैं या वर्तमान में ऐसे भी कहते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल E(n)(ds) ऐसे आपको प्रदर्शित करते हैं। और ये कितने के बराबर होगा 1/ε0 के सिग्मा क्यू। अगर माध्यम होगा तो ε0 के इंटू संपूर्ण आवेश लिखेंगे, और अगर माध्यम नहीं होगा तो क्या लिखेंगे आपका कि सरफेस इंटीग्रल E.n(ds) बराबर 1/ε0 और संपूर्ण आवेश यानी सिग्मा क्यू। तो ऐसे करके गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट होगा गणितीय रूप से। तो हमें समझ गए, उम्मीद है कि समझ गए कि गॉस प्रमेय क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि अगर उस पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है तो फ्लक्स होगा। अगर उस पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, बाहर उपस्थित है, तब उससे परिबद्ध फ्लक्स क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो इस प्रकार आपका गॉस प्रमेय। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या